आज हम पढ़ने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्सेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। तो सबसे पहले लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। वो है क्या होना चाहिए लर्नर में। रेडीनेस मतलब उसको सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। उसके अंदर एक विद्यार्थी के अंदर जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रति क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा और रुचि। और एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मतलब कि जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी उन्होंने सीखा है क्लास में, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इफेक्ट में आता है कि एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्लेजर आर प्रेफर्ड ओवर दोज दैट लीड टू पेन एंड पनिशमेंट। तो इस तरीके की, जैसे कि एक तो है कि हम किसी विद्यार्थी को ये बोले कि अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और एक ये बोले कि अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो रिवॉर्ड होता है, जिससे प्लेजर मिलता है उन्हें, ऐसी ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। किसके मुकाबले? पेन और पनिशमेंट के मुकाबले। और उसके बाद आते हैं एटीट्यूड एंड हैबिट्स। तो एक लर्नर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और इनकरेजिंग होना चाहिए, सकारात्मक और उत्साहवर्धक उनका दृष्टिकोण होना चाहिए और आदतें। उसके बाद है अब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी। तो उनके अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर गुस्सा होता है या फिर जेलसी होती है कि अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो उससे जेलसी होती है या फिर गुस्सा होता है उनके अंदर, तो ये उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज होती हैं उनको कमजोर करता है। तो ये उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आती हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ब्रॉडली स्टडीड अंडर द बिलो मेंशन हेड्स। तो इनके अंदर ये लर्नर्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, कैटेगराइज करे गए हैं ऐसे। तो सबसे पहले है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? डेमोग्राफिक फीचर्स आते हैं इनके अंदर, जैसे कि डेमोग्राफी का मतलब कि एज, उनका क्या एज है, उनका जेंडर, वो जो भाषा बोलते हैं, उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। और ये जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनका, ये सारी, ये एक विद्यार्थी की विशेषताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगली आती हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एजुकेशनल और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेट्रा। तो इसके अंदर एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो प्रायर नॉलेज, कि किसी भी स्टूडेंट की को कितनी, किसी भी विषय के बारे में कितनी पहले से नॉलेज है। तो इसका भी ये इफेक्ट करता है कि ये अगर किसी को ज्यादा नॉलेज है तो उनको कम समझाने पे ही समझ में आ जाएगा, और अगर किसी को नॉलेज कम है तो फिर उन्हें और डिटेल में समझाना पड़ेगा। एजुकेशनल स्टाइल क्या है, उन्हें किस स्टाइल से वो पढ़ते हैं उन्हें समझ आता है। लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे हो सकता है कोई किसी ने प्राइमरी एजुकेशन करी हो, किसी ने सेकेंडरी एजुकेशन कर ली हो, किसी ने हायर एजुकेशन कोई कर रहा हो। तो ये इस इस तरीके से ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्नर्स की। उसके बाद एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आता है सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर these specify the characteristics related to an individual or a group such as self image, self efficacy, cohesiveness etc. सोशल और इमोशनल के अंदर क्या आता है कि वो किस तरीके से खुद को, उनकी सेल्फ इमेज क्या है, आत्म छवि कैसी है उनकी, और आत्म प्रभावकारिता मतलब वो किसी भी, मान लो उनके सामने कोई भी गोल है या टास्क है, वो अपने खुद को कितना अफिशिएंट समझते हैं कि वो उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एकजुटता, एक तरीके से कोऑपरेट, सबके साथ कोऑपरेट करके मिलजुल कर काम करने की उनकी क्षमता।
ये सारे आते हैं सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट में लर्नर की। तो अभी तक हमने देखे हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देखी, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक देखी है, और सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद कॉग्निटिव में क्या आएगा? कॉग्निटिव का इसका मतलब बुद्धि से रिलेटेड है। This refers to the mental capabilities of a person and aspects such as mental procedures, intellectual skills, problem solving techniques. इन सबको इसके अंदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसिडर करा जाता है। तो जितनी भी इंटेलेक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी कॉग्निटिव के अंदर आती हैं। कोई हो सकता है कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है किसी का इंटेलेक्ट कम विकसित हुआ हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कॉग्निटिव वाले में आती हैं। ये क्लियर है यहाँ तक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं अडल्सेंट और अडल्ट लर्नर। आप में से कोई बताएगा अडल्सेंट और अडल्ट लर्नर इन दोनों में, इन दोनों से आप क्या समझते हैं, अडल्ट और अडल्सेंट? जया जी। मैम हाँ मैम, एडोलेसेंट लर्नर मतलब किशोर, जो बच्चे मतलब छोटी एज में होते हैं, जो बच्चे मतलब हम कह सकते हैं कि 12-13 साल के बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे एडोलेसेंट में आएंगे। और, और वयस्क विद्यार्थी मतलब जिनकी एज मतलब जो बड़े लोग होते हैं उसमें, हम्म। वयस्क लोग होते हैं ना, उनकी जो 25+ होते हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने। जो अडल्सेंस होते हैं वो जब बच्चे से जब एक अडल्ट के बीच की जो स्टेज होती है ना, वो होती है अडल्सेंस, जिसके अंदर इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। अडल्सेंस मीन्स टू इमर्ज, टू अचीव, आइडेंटिफाई, उभरना, पहचान, हासिल करना, ये इस अडल्सेंस का मतलब होता है। इट इज टाइम फॉर मैच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो उस एज से बड़ा हो रहा होता है, उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है, और उसका बिहेवियर में भी बदलाव आते हैं, फिजिकल उनकी बॉडी में भी बदलाव आते हैं। तो ये सारे ये अडल्सेंस में होता है। अडल्सेंस इज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो जो अडल्टहुड, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसको अडल्सेंस बोलते हैं। और ये कब से लेके कब तक होता है? 13 साल की उम्र से अर्ली 20s तक अडल्सेंस होता है। अब इसको भी तीन तीन मुख्य चरणों में इस अडल्सेंस को बांटा गया है। पहला है अर्ली अडल्सेंस। अर्ली अडल्सेंस 10 से 13 साल की होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था। और उसके बाद जब एकदम जब जब बच्चे से जो थोड़े से अडल्ट होते हैं तो उसको अर्ली अडल्सेंस बोलते हैं। और फिर बीच वाली जो एज होती है 14 से 17 ईयर्स की, वो मिडल अडल्सेंस में आती है। फिर उसके बाद लेट अडल्सेंस होती है, जो अडल्ट बनने से जस्ट पहले, वो लेट अडल्सेंस 18 से 20 या फिर 21, और या फिर 18 साल से शुरू होकर के और फिर 25 तक, जब तक पूरे अडल्ट नहीं बनते तब तक ये लेट अडल्सेंस रहती है। तो ये तीन कैटेगरी हैं इसकी, तीन स्टेज, कैटेगरी नहीं स्टेजेस हैं ये अडल्सेंस की। अब इसके बाद अडल्ट आते हैं। अडल्ट लर्नर, जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो 25 की उम्र से लेकर के और उससे बड़े 25 या उससे बड़े होते हैं, और इनके पास ये अलग अलग कल्चर से, इनका अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, और इनके ऊपर बहुत सारी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अडल्ट लर्नर्स पे होती है। और इनके पास जॉब एक्सपीरियंस भी होता है। जो अडल्सेंस लर्नर्स होते हैं उनके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस या इस तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और अडल्ट लर्नर्स की क्या विशेषताएं हैं? तो ये गोल ओरिएंटेड रहते हैं।
मतलब इन्हें पता होता है कि अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इस जॉब के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं, उन्हें उनके पास गोल्स होते हैं अपने, और वो अपनी इच्छा से पढ़ रहे होते हैं, वॉलेंट्री। ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में कोई बच्चे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है वो अपनी लाइफ को लेकर के या फिर अपने गोल्स को लेकर के उन्हें क्या करना है, वो हो सकता है वो क्लियर ना हो। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो क्लियर होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और उन्हें पता होता है क्या करना है, और वो अपनी इच्छा से पढ़ रहे होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करता उनके साथ। फ्यूचर ओरिएंटेड, हाँ ये गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। इन्हें पता होता है इनका गोल है ये, तो उसके प्रति मोटिवेटेड भी होते हैं। ये थे अडल्ट लर्नर और अडल्सेंट लर्नर। अब इन दोनों की जो लर्नर, अडल्सेंस लर्नर होता है ना, उनकी वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बल्कि जबकि जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपने से पढ़ाई करते हैं वो। रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, तो अडल्सेंट लर्निंग में लर्नर के पास एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है, कौन बताओ। अडल्सेंट नहीं लर्नर्स, होता। नहीं होता है, या तो नहीं, उनके पास एडोलेसेंट में नहीं होता। हाँ हाँ, अडल्सेंस में नहीं होता है। और अडल्ट लर्नर्स के पास वो अलग अलग चीजें कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। और अडल्सेंस लर्नर्स में या तो उनके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर, तो जो उनका टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, उन्हीं का एक्सपीरियंस यहाँ पे रोल प्ले करता है। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, अडल्सेंस लर्नर्स में इनका जो मोटिवेशन होता है ना वो बाहरी चीजों पे डिपेंड होता है। जैसे कि उनको बोला जाए कि अगर आप पढ़कर आओगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये पनिशमेंट मिलेगी नहीं पढ़ोगे तो, या फिर उनकी क्लास में कोई बच्चों के बीच कोई कंपटीशन रख दिया जाए कि किसके ज्यादा नंबर आते हैं, या फिर उन्हें ये बताया जाए कि अगर फेल हो जाओगे तो तुम्हें इस तरीके के ये पनिशमेंट मिलेगी। तो उनका जो मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, अंदर उनके खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि बाहर की चीजों पे बेस्ड होता है उनका मोटिवेशन। और जबकि जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो, उनका मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, आंतरिक होता है। और किस चीज पे, जैसे रिकॉग्निशन की, उन्हें अगर वो पढ़ अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें आगे जाकर रिकॉग्निशन मिलेगी अपने काम की, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उनकी, और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, मैं इस काबिल हूँ, मैं लायक हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के होता है अडल्ट लर्नर्स में। उसके बाद पेस ऑफ लर्निंग, जो अडल्सेंस लर्नर्स होते हैं उनमें टीचर्स कंट्रोल करते हैं टाइमिंग को, और किस स्पीड पे पढ़ाना है सब टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। पर जो अडल्ट लर्नर होते हैं उनमें, जो लर्नर होता है, जैसे कि मान लो कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे जब मेरा मन करेगा, जब जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं इस टाइम पे ये कोर्स करूंगी, ये वीडियोस देखूंगी या इसको पढ़ूंगी। तो इस तरीके से मतलब अडल्ट लर्नर्स के पास उनका, वो खुद अपना टाइम और पेस ऑफ लर्निंग डिसाइड कर सकते हैं। और इवेल्युएशन होता है इसमें, मूल्यांकन। अडल्सेंस लर्नर्स में टीचर मूल्यांकन करते हैं, और जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं उनमें मूल्यांकन कौन करता है, जैसे कि पीएचडी में भी होता है, बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय पीयर्स होते हैं जो फैसिलिटेटर होते हैं, और या फिर जो भी फील्ड है उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो इवेलुएट करते हैं। तो ये अडल्सेंट्स और अडल्ट लर्नर के बीच में डिफरेंस था। यहाँ तक क्लियर है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं? विषय वस्तु, मतलब जिससे पढ़ाना है, कैसे बिल्कुल। जिस जिससे हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल। फिर हम्म। शिक्षक को उसके बारे में कितना नॉलेज है, जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, इस टाइप से। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। एनवायरनमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट भी। अगर क्लास में ऐसे ही शोर शराबा हो रहा है तो कैसे, क्या टीचिंग होगी वहां पे? उसका नॉलेज, मतलब मैम टीचर का, शिक्षक का नॉलेज कितना है, फिर उसका अनुभव उस विषय में कितना है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है। जी। टूल्स, टीचिंग टूल्स जिनसे पढ़ाया जाए। बिल्कुल। चलिए और देखते हैं, और अच्छे से देखते हैं। तो जो फैक्टर्स शिक्षण को प्रभावित करते हैं वो है, सबसे पहला टीचर। टीचर प्रभावित करता है टीचिंग को। लर्नर शिक्षार्थी होता है। अगर शिक्षार्थी खुद ही इच्छुक ही नहीं है सीखने के लिए तो टीचर क्या ही पढ़ाएगा। सपोर्ट मटेरियल, जो भी पढ़ाने के साथ में जो भी सामग्री यूज करी जाएगी, सहायक सामग्री, वो भी इम्पेक्ट करती है टीचिंग को। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, अनुदेशात्मक सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि कोई लैब हो गई, क्लास हो गई, इस तरीके की, इनका भी टीचिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है वहाँ पे, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, तो ये भी इफेक्ट करता है टीचिंग को। और टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो टीचर, अगर कोई टीचर को पढ़ाना नहीं आता या फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। टीचर को ट्रेंड टीचर नहीं है एक तरीके से। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहला आता है टीचर। तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, किस तरीके का शिक्षक होना चाहिए, कौन बताएगा? मैम टीचर को मतलब कि स्टूडेंट के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। शिक्षण डेडिकेशन होना चाहिए। हम्म। जो बिल्कुल। सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे उसमें नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हाँ। क्लियरिटी। हाँ, क्लियरिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे इससे इससे पहले आप, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, टीचिंग। कम्युनिकेशन भी हाँ, बहुत जरूरी बोल। है जी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसका जो बिहेवियर स्किल्स है वो भी अच्छा होना चाहिए, साथ में जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी होना चाहिए। वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा टीचर के अंदर, कैसे आएगा? जब उसे, जब उसे डीप नॉलेज हो जाए। नॉलेज रहेगा हाँ, सब्जेक्ट। बिल्कुल। देखते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, ये हमने कल भी देखा था कि टीचिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। तो टीचिंग एक आर्ट है और वो उस शिक्षण की कैसी क्वालिटी होगी वो डिपेंड करता है कि टीचर है वो कितना, उसके अंदर कितना डेडिकेशन है अपने काम को लेकर के, कितना प्यार और कितनी श्रद्धा, डिवोशन, कितना समर्पण, ये सब चीजें हैं अपने विषय के प्रति। Teachers' lack of confidence due to poor conceptual clarity may severely affect teaching.
अब अगर कोई टीचर है जिसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो बच्चों को इफेक्टिवली समझा ही नहीं पाएंगे और उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। आगे है, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसकी पूरी अच्छे से नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंटेंट। और टीचिंग स्किल्स, अब टीचिंग स्किल्स के अंदर भी जैसे एक्सप्लेनेटरी स्किल्स होती हैं, कैसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए टीचर को अच्छे से, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो भी उनके उनके अंदर नॉलेज है उसको, अपने नॉलेज को, अपने शब्दों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उनकी, बिहेवियरल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी टीचिंग स्किल्स के अंदर ही आती हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब अगर कोई टीचर के अंदर, टीचर की खुद की क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं है ना कि कोई भी टीचर बन जाएगा, तो टीचर के अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उनकी, जैसे कि अभी हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बीएड भी करते हैं, तो मतलब इस तरीके से पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन जितनी भी चाहिए होती है, एज पर द सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द एजुकेशन बोर्ड। उसके बाद एक्सपीरियंस, टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। अगर जैसे कि कोई टीचर होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको, जिसके नाम से ही बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ इनको तो हम जानते हैं, और वो पढ़ने के लिए भी उत्सुक होते हैं अगर कोई अनुभवी टीचर होता है तो। मोर अवेयरनेस, और उस टीचर को इन डेप्थ नॉलेज होती है, बिल्ड्स अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द टीचर अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। अभी तक क्या क्या है ये? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। और क्या क्या फैक्टर्स है आगे देखते हैं। डिसिप्लिन, अगर टीचर डिसिप्लिन होगा तभी वो बच्चों के अंदर वो ये क्वालिटी लेकर आ पाएगा, और तभी टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। मेंटल हेल्थ, अगर किसी टीचर की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है टीचिंग को। एटीट्यूड, उनका नजरिया कैसे है। टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, फॉलोइंग एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप्ड बाय अ टीचर। कौन कौन से? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स शुड बी गिवन वेटेज। अच्छा, हाँ, मतलब उनका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। और जैसे कि बीएड होता है उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इन सभी एस्पेक्ट्स को, इन सभी पहलुओं को देखा जाता है, इनको वेटेज दी जाती है। ये टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो हैं। उसके बाद स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं। शिक्षार्थी, मोटिवेशन सबसे पहले। तो एक शिक्षार्थी के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी सीखने जा रहे हैं, उसके प्रति उनमें उत्साह होना चाहिए कि हाँ, पढ़ने के लिए वो अगर तैयार होंगे तभी उन्हें कुछ टीचर सिखा पाएगा। पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक, उनका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक और उत्साही। इंटेलिजेंस, उनकी उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट बेसिक्स नीड्स टू बी क्लियर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रायर नॉलेज, अगर उनको कितना पहले से कितनी नॉलेज है, ये भी इम्पेक्ट करता है टीचिंग को। अगर उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता और टीचर थोड़े कम एक्सप्लेन कर रहा है या फिर थोड़े से मुश्किल तरीके से पढ़ा रहा है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा, और बच्चों को भी पहले से कम नॉलेज है, तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है टीचिंग को। फाउंडेशन फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूली टॉट कॉन्सेप्ट इन जनरल, सामान्य रूप से नई सिखाई गई अवधारणाओं को आत्मसात करने की नींव।
प्रायर नॉलेज। उसके बाद आता है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अगर किसी विद्यार्थी की अटेंशन नहीं है क्लास में या फिर उनको रुचि नहीं है पढ़ने में, तो ये टीचिंग को इम्पैक्ट करता है। स्टूडेंट शुड परस्यू द कोर्सेज इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द लर्नर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर कोई कोई बच्चा होता है, जैसे कि हम स्ट्रीम चूज करते हैं 10th के बाद में, तो क्या होता है, कोई साइंस चूज करता है, कोई कॉमर्स चूज करता है, कोई बायो चूज करता है, मैथ्स चूज करता है, कोई आर्ट्स चूज करता है। तो अगर जिसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, जिसको जो सब्जेक्ट जितना रिलेटेबल लगता है कि वो रिलेवेंट लगता है, तो अगर जो बच्चा उस सब्जेक्ट को चूज करता है तो वो उतनी ही उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाता है, अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करता है तो। और उसकी अटेंशन भी एक लंबे समय तक उस सब्जेक्ट में अपने आप नेचुरली बन जाती है, इंटरेस्टेड अगर सब्जेक्ट होता है तो। गोल सेटिंग एंड एस्पायरेशन। लक्ष्य निर्धारण और आकांक्षा। लर्नर शुड हैव अ सेट टारगेट एंड गोल फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस। तो उनका गोल होना चाहिए। अगर उनके पास कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। तो एक लक्ष्य का होना जरूरी है। ये थे अभी तक टीचर के और स्टूडेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो हमने देखे हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हाँ, बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर उनका एटीट्यूड ऐसा है कि सकारात्मक एटीट्यूड है, तो वो भी उनकी लर्निंग को और टीचिंग को इम्पैक्ट करेगा। अगर मान लो वो ओपन माइंडेड नहीं है, वो सीखने के लिए, हाँ ये हो ही चुका है, तत्परता, प्रेरणा। ओके, सपोर्ट मटेरियल पे आते हैं। सहायक सामग्री। तो सपोर्ट मटेरियल इज वेरी असेंशियल विच अफेक्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सपोर्ट मटेरियल के अंदर इस तरीके की जो भी इस तरीके का जो भी मटेरियल जो टीचर को पढ़ाने में और स्टूडेंट को पढ़ने में सीखने में हेल्प करता है, वो सपोर्ट मटेरियल में आता है। अब जैसे इसके अंदर, जैसे कोई भी पीपीटी हो गई, ये जैसे पीपीटी पीडीएफ कुछ भी है, ये क्या एक तरीके का सपोर्ट मटेरियल है। या फिर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो भी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को सीखने में और बेटर, तो वो भी एक तरीके का सपोर्ट मटेरियल हो गया। या फिर क्लासरूम में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चौक हो गया, डस्टर हो गया, कोई भी ग्लोब, मैप, ये सब जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं। तो इस तरीके की जो भी कोई भी सामग्री है जो सीखने में और सिखाने में हेल्प कर रही है, वो सपोर्ट मटेरियल में आती है। इसका एम क्या होता है? टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम ऑफ एनी सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने पढ़ने में और उसका जो आउटकम है उसको अचीव करने में सपोर्ट मटेरियल स्टूडेंट और टीचर्स दोनों की हेल्प करते हैं। सपोर्ट मटेरियल इन टीचिंग आर इफेक्टिव टूल्स फॉर। किसके लिए इफेक्टिव टूल्स हैं सपोर्ट मटेरियल? छात्रों का मूल्यांकन और उनका मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट, असेसमेंट एंड स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, और टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लेसन प्लान्स, इसके लिए भी सपोर्ट मटेरियल्स एक टूल की तरह हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स। तो सपोर्ट मटेरियल इन चीजों में हेल्प करते हैं, एक टूल की तरह काम करते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो ये दोनों हो सकता है आपको मिलते जुलते से लगे कि सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, पर इनमें यह है कि जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे इसके एग्जांपल हो गए, जैसे कि स्पेस है, मान लो कि किसी क्लासरूम के अंदर, किसी स्कूल के अंदर स्पेस नहीं है, तो वहां पे मतलब सब ऐसे एकदम क्लास में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह एकदम स्पेस ही नहीं है क्लास के अंदर, ऐसे भर दिया गया है, तो वहां पे ये चीज इम्पेक्ट करती है टीचिंग को। और जैसे हो गया
कि लैब्स हो गई, अगर प्रॉपर लैब्स हैं किसी स्कूल के अंदर, साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, और अलग से और कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए भी है, रूम्स हैं, तो वो सब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। इट असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर इन टीचिंग। तो ये क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रक्टर को सहायता करते हैं टीच करने के लिए, टीच करने में। इट हैज मैनी बेनिफिट्स, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देने में, रिलीविंग एंजाइटी, मतलब अगर अगर ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है तो टीचर के लिए इजी रहेगा बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में। हेल्पिंग लर्नर्स टू इम्प्रूव लर्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, इलुस्ट्रेटिंग और रेनफोर्सिंग स्किल, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। मतलब कुल मिलाकर ये बोला गया है कि हम जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है इसके थ्रू जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो अच्छे से पढ़ा सकता है। और अगर अगर मान लो कि किसी स्कूल के अंदर प्रॉपर हर एक चीज है, प्रॉपर उनके पास लैब्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैब्स में, तो वो अच्छे से लर्निंग हो पाएगी वहां पे, और टीचर एक इफेक्टिव वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के बाद आता है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए क्लासरूम का? बताइए। शोर नहीं मैम होना चाहिए। बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए बोलने की, मतलब उन्हें पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पढ़ा मतलब लर्निंग में। फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। बिल्कुल। और हंसी खेल में क्लास ऐसा नहीं में कि, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, और क्लास में जो जो टूल्स का जरूरत है वो भी रहना चाहिए, और बाहर से जो डिस्टर्ब आते हैं वो भी देखना है, जो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्लास को ऐसे जगह रखे माने क्लास करवाए। राइट। तो the environment for learning is well maintained by active participation in education। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा? जब बच्चे ऐसे डरा धमका के नहीं रखे गए, वो ओपन है एकदम टीचर के साथ, वो जो भी चाहे बोल सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि बस टीचर टीचर बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का वो बस एकदम ऐसे बैठे हैं, कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं टीचर को। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चों की कंसंट्रेशन है वो रह सके, और टीचर भी उन सभी को नोटिस कर पाए, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दे पाए। इस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसा कि आपने बताया कि ज्यादा शोर वोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर होगा तो फिर फोकस नहीं बन पाएगा, ना तो बच्चों का, ना टीचर का बच्चों पे। और ये भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन का भी एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो और बच्चे डरे हुए हों। उनको ओपन रहना है। और क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो इनफॉर्मल होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इनफॉर्मल क्यों होती है? आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो उसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो यस मैम। इनफॉर्मल, हाँ, इनफॉर्मल होता है उसमें क्या होता है कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब कहीं कुछ भी बातें हो सकती हैं, मतलब कोई वे नहीं होता है बोलने का। और मतलब इनफॉर्मल जैसे हम घर में बात करते हैं नॉर्मली, वैसे इनफॉर्मल तरीके से फैमिली में जिस तरह से बात करते हैं वो बात होती है, और फॉर्मल तरीके से मतलब एक डिसिप्लिन के साथ बात की जाती है।
हाँ, एक प्रॉपर की जैसे कि हायरार्की होती है फॉर्मल वाले में, तो इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट बात होनी चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कोई हायरार्की फॉलो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है ना वो इनफॉर्मल होती है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट के बाद अगला फैक्टर है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले जो दिया गया है वो टीचर स्टूडेंट रेशो। अगर मान लो कि कोई क्लास है उसके अंदर 100-200 बच्चों को भर दिया गया है और उसके बाद सिर्फ एक ही टीचर क्लासरूम में है, तो ना तो टीचर बच्चों पे ध्यान दे पाएगा, ना बच्चे अपने आप में से बात करने में लगे रहेंगे, उनका भी ध्यान टीचर की तरफ नहीं जाएगा। और जो टीचर है इंडिविजुअली एक एक की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस रेशियो को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, टीचर स्टूडेंट रेशियो को इंस्टीट्यूशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि लर्नर्स अच्छे से सीख पाएं। प्रॉपर वहाँ पे हर चीज़ होनी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए होगी पढ़ाई के लिए, पढ़ाने में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, क्लासरूम सही से होनी चाहिए, बेंच, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। मैनेजमेंट, वहाँ की जो क्लास क्लास वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की नॉलेज डिलीवरी में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। और इसके साथ ही जो जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर, वो ऐसे भी नहीं कि टीचर को बिल्कुल ही फ्रीडम ना दे। अगर टीचर के पास फ्रीडम नहीं होगी तो फिर वो हो सकता है कि वो बंधा हुआ महसूस करे कि वो अपने तरीके से पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से एक बाधा के रूप में काम करेगी। फिर आता है फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो जो भी मटेरियल क्लासरूम के अंदर चाहिए है, रेलिवेंट मटेरियल, जैसे कि बोर्ड चाहिए होगा क्लासरूम में, किताबें चाहिए होंगी, जो भी रेलेवेंट मटेरियल है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि अगर अगर मान लो प्रोजेक्टर चाहिए टीचर को क्लास में पढ़ाने के लिए, तो जो भी रिलेवेंट मटेरियल और जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी क्लासरूम में, वो वहां पे होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में, ताकि अच्छे से क्लास को कंडक्ट करा जा सके। इसके बाद आता है टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। टीचर ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है that enhances teachers training skills, master new knowledge, develop proficiency which will help to improve students learning। जैसे कि एक कारपेंटर होता है, वो उसके पास वो अपने औजारों को पहनाता रहता है और ताकि वो एक अच्छा फर्नीचर बना सके, तो ऐसे ही टीचर ट्रेनिंग के अंदर टीचर है वो अपनी स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करता रहता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें नई नई स्किल, नई नॉलेज को मास्टर करते हैं और ट्रेनिंग स्किल्स दी जाती हैं, और ज़्यादा वो प्रोफिशिएंसी हासिल करते हैं, डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग विल हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड। उससे टीचर्स को क्या, टीचर ट्रेनिंग से टीचर बच्चों के बारे में, उनके अलग अलग डोमेन्स के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, या फिर उनको किस तरीके से क्या पढ़ाना है, कैसे प्लान करना है लेसन्स को, ये सब टीचर ट्रेनिंग के थ्रू टीचर्स को समझ आता है, पता चलता है। तो ये फैक्टर्स थे। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा है आज, कौन बताएगा? मैम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं हमने। लर्नर के, और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा है? एडोलसेंस। और एडल्ट। फिर हम कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, जिसमें टीचर, स्टूडेंट, फिर जो हमारा सपोर्ट मटेरियल था,
और जो इंस्टीट्यूशनल वाला ये सब। ओके। लर्नर की क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है हमने? मैम रेडियस, एक्सपीरियंस, इफेक्ट, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। हाँ जी, वो एक्सपीरियंस नहीं, शायद आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी मैम, एक्सरसाइज है वो, सॉरी। हाँ जी, ठीक है। और उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? किस तरीके के इमोशंस उनमें नहीं होने चाहिए, ये भी पढ़ा था हमने। मैम क्रोध और ईर्ष्या का भाव ऐसे। हाँ, ठीक है। और वो जो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी कि उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? मैम उसमें एज, बोलना और लैंग्वेज, और जो हमारे मतलब की संस्कृति होती है वो सब। जी। और एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में? उसमें उनका एजुकेशन मतलब पढ़ाना, पढ़ना। हाँ, उनकी प्रायर नॉलेज, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब आता है एकेडमिक में। ठीक है। और सोशल और इमोशनल में? इसमें मैम समाज के साथ मिलजुल कर रहना, ग्रुप्स में रहना। हाँ। और उनकी सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ इमेज। सेल्फ एफिशिएंसी कैसी है, कितनी है? और संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव में? इसमें मैम मानसिकता, सोचने विचारने की क्षमता, समस्याओं को कैसे हल करना होता है, ये सब। बिल्कुल। और अडल्ट की हमने कितनी स्टेज पढ़ी थी? 3 मैम मैम। तीन पढ़ी थी, अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली में हमने 10 से 13 ईयर तक के स्टूडेंट्स, एंड मिडिल में 14 17, और लेट में 18 to 20 देखे थे। ठीक है। अडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कोई और बताएगा इन दोनों, जया जी और प्रियंका जी के अलावा कोई भी? जो मतलब सबसे मतलब 25 से जो ऊपर के आते हैं इसमें आ जाएँगे। और फिर ये होते हैं सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। और ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब स्वयं के इच्छा के अनुसार ये अपना काम करते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है। और अडल्सेंस लर्नर और अडल्ट लर्नर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? जो एडोलेसेंस लर्नर है वो डिपेंड रहते हैं टीचर पे पढ़ने के लिए। और जो एडल्ट लर्नर है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद से पढ़ते हैं, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहता है। और फिर ये है वो खुद क्या कहते हैं, ये सब कुछ प्रीवियस वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ये टीचर के जो नॉलेज है उस पे डिपेंड रहते हैं जो एडोलेसेंस है। और एडल्ट लर्नर है वो उसके पास भी मतलब अपना खुद का नॉलेज रहता है और वो अनुभवी होते हैं। हम्म। और फिर जो है ना एडोलसेंस लर्नर है उसको प्रेरणा है वो टीचर करते हैं मोटिवेट करने का कार्य। और जो एडल्ट लर्नर है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और मूल्यांकन इसका जो टीचर ही करते हैं जो एडोलसेंस है उसका। और जो एडल्ट लर्नर है उसका जो उसके गाइड होते हैं उन लोग करते हैं। जी। उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं टीचिंग को? टीचर, लर्नर, टीचर, सपोर्ट, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, और टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, एंड टीचर लर्निंग इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, और इंस्टीट्यूट और टीचर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। कोई और बताएगा? कौन बताएगा?
टीचर के कौन कौन सी फैक्टर होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं? टीचर वाले में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी जो बोल रहे हैं उनके अलावा? आशा जी, उमेश जी, पद्मा जी, मीना जी, विजय जी। आप में से कोई? टीचर का नॉलेज इफेक्ट करता है, हाँ जी। और? उसका बिहेवियर भी। हाँ। और टीचर का कॉन्फिडेंस भी। या कॉन्फिडेंस भी। और टीचर की उसका टीचिंग स्किल्स। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। और टीचर की मानसिक, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। टीचर कितना डिसिप्लिन्ड है, ये भी इफेक्ट करता है। उसका डेडिकेशन। बिल्कुल। Depth of knowledge in particular हाँ जी। subject. जी, और लर्नर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इम्पैक्ट करती हैं? They should be interested in learning. They should be ready to accept the knowledge. हम्म। Okay. और कोई? हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो टीचर बता रहा है उसको समझ सके उसको। हम्म। लर्नर का ध्यान और उनकी रुचि इंटरेस्ट किस चीज में है। हाँ जी। और उनको मोटिवेशन। पहले कितनी सी नॉलेज है, पहले किस किस चीज का ज्ञान है, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल में क्या चीजें आती हैं? उमेश सिंह, बताइए। सपोर्ट में होना चाहिए उसको। टीचिंग एंडिंग लैड्स होता है, विजुअल एड्स जैसे वो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वगैरह होने चाहिए, या और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको उससे रिलेटेड होने चाहिए कुछ मटेरियल्स वगैरह, जैसे किसी चीज़ को जैसे एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए कुछ हेल्प होनी चाहिए उनके पास। जैसे कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं तो वो उनके पास होना चाहिए, वो मटेरियल्स होने चाहिए, वो आइटम्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। जी। और टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, रणनीति कि क्या क्या किस तरह से करना है, लाना है, लेसन प्लान, ये सब। हाँ। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, इसमें क्या आता है? बताइए। मैम इसमें क्लासेस और प्रयोगशालाएं जो होती हैं, लैब्स। हम्म। बहुत बढ़िया। जो ताकि स्किल को उभारती हैं ये सब हाँ। प्रैक्टिकली। हम्म। और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? फैमिलियर। क्लास में मतलब शांति होनी चाहिए और
बच्चों का अनुपात टीचर के अकॉर्डिंग ही मतलब एक निश्चित होना चाहिए। हम्म। साफ सफाई होनी चाहिए, कर्मचारी जो है वहाँ के उनका व्यवहार कुशल होना चाहिए। और डर का माहौल होना चाहिए कि हंसी मजाक का कैसा माहौल होना चाहिए? डर का माहौल नहीं होना चाहिए, सपोर्टिंग टाइप का होना चाहिए, जी एटमॉस्फेयर कोऑपरेटिव होना चाहिए। हाँ। और सीखने हाँ बोलिए। सीखने का माहौल होना चाहिए। हाँ। और इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं? जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो अच्छे होने चाहिए, मतलब एकदम टूटे फूटे भी ना हो। वहाँ पे टीचर स्टूडेंट की जो रेशियो अनुपात है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को प्रॉपर उसकी जगह सीट मिलनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है वहाँ का वो भी अच्छा होना चाहिए। और फिर वहाँ पे जितने भी फिजिकल और मटेरियल जो भी सोर्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे कि अगर स्पोर्ट्स वाले हैं तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में जितने भी खेल के रहते हैं, जो भी चीज़ जरूरत पड़ता है वो सब होने चाहिए। हम्म। टीचर और स्टूडेंट का रेशो ऐसा होना चाहिए कि मतलब उससे मतलब टीचर जो है वो पर्टिकुलर हर बच्चे पर ध्यान दे पाए, उस बिल्कुल। रेशो का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ जी। और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि टीचर एकदम ही खुद अपनी मर्जी से बिल्कुल भी कुछ भी ना कर पाए, तो ऐसा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। और और क्या बचा है? टीचर ट्रेनिंग, इसमें क्या पढ़ा था हमने? ये कंटिन्यू प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होता है मैम। हाँ। शिक्षक टीचर के स्किल को बहुत बढ़ाती है ये। हाँ। और इससे क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है? और शिक्षार्थी जो होते हैं उनको लाभ होता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है अपने रास्ते पे चलने के लिए। जिस लाइन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस लाइन में सक्षम होने के लिए उनको बहुत हेल्प मिलती है। हाँ। प्रॉपर गोष्टी, प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है उससे। हाँ। और जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, डोमेन्स को समझ पाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रेयर कौन करे?